Alright, now let's move to the second part of the video, जिसमें we'll be discussing with all these properties which are left. Alright, I intentionally stopped the first video because I really wanted to see if you have access to the board in the sense कि whether you can see the board or not, right? क्योंकि light बीच में ही चली गई थी, आपको पता है. So I just wanted to confirm that yes, you can see the board, alright? And now I can see कि हाँ आपको काफी clear है, तो we can continue the video, right? So let's move to the next property, which is about enthalpy of atomization and melting point. अब अगर मैं ये दो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization मीन्स कि अगर आपके पास किसी भी मेटल का कोई लैटिस है, उसको तोड़ के जब आप एटॉमिक फॉर्म में ले आते हो, मतलब आप उस लैटिस को कम्प्लीटली ब्रेक करना चाहते हैं ताकि वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाए, उसके जितने भी एटम्स है वो फ्री हो जाए, तो उस प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ऑलराइट, अब कुछ सोचो, अगर किसी में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा सबसे ज्यादा होगी. ऑलराइट, दिस मीन्स स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड or you can say more the number of bonds, more energy will be required to break the bond and hence more will be the enthalpy of atomization, right? अब आप लोगों ने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कब ज्यादा होंगे, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड, राइट? सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. तो इफ आई गो बाय दिस लॉजिक, तो इस केस में देखो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्रोमियम में. सो इन केस ऑफ क्रोमियम वी हैव टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर 6 एंड दिस इज द हाईएस्ट. ये सबसे ज्यादा है, राइट? कैसे सबसे ज्यादा है? अगर आप मैंगनीज देखिए, आई शो यू, वेट. अगर मैं क्रोमियम बनाऊं और मैं मैंगनीज बनाऊं, क्रोमियम इज 4s1 3d5, राइट? Whereas मैंगनीज जो है this is 4s2 3d5. आपको पता है ये हम ऐसे क्यों बना रहे हैं? These are degenerate orbitals, that is they have same energies, all right? So now you can see in case of chromium we have total of 6 unpaired electrons, whereas in case of manganese we have only how many unpaired electrons? 5. तो इसका नाम which atom has more tendency to form stronger bonds? Chromium, because it has more tendency to form more number of bonds. राइट? तो इसका मतलब इस सीरीज में मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी? क्रोमियम की, राइट? इनफैक्ट ये इस सीरीज का ट्रेंड नहीं है, ये हर सीरीज का ट्रेंड है. इन ऑल द डी ब्लॉक की जितनी भी सीरीज है 3D 4D 5D, उन सब केसेस में जहां तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अनपेयर्ड, वहां तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे और वहां तुम्हारे पास मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी. So in every series you will have maximum enthalpy of atomization corresponding to chromium and its other family members. Is it okay? By family members I means कि जो उसी ग्रुप में लाई करते होंगे. Why? This is because of maximum number of unpaired electrons. ठीक है? And the same is the logic for melting point. Melting point में भी सेम यही है. खुद सोचो, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो उनको मेल्ट करने के लिए उतने ही आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उतनी जो एनर्जी आएगी वो टेम्परेचर से मिलेगी उस केस में. सो दैट इज व्हाई दे विल हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट्स आल्सो. सो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, दे हैव द सेम ट्रेंड दैट इट इंक्रीजेस एंड इट गेट्स मैक्सिमम एट द मिडिल, राइट? तो क्रोमियम पे जाके सबसे ज्यादा होता है ये, लकीली लाइट आ गई है, राइट? सो क्रोमियम पे जाके ये मैक्सिमम होगा. ठीक है? सो दिस इज द सेम ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो जो भी आपको मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक्सप्लेन करना है, इट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, नाउ वी हैव दीज 4 प्रॉपर्टीज. ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो तो सिंपल और सिंपल आपको एक डायग्राम से निकल आएंगी. ध्यान से देखिएगा. मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर. अगर मैं ये एक ट्रेंड बनाऊं, दिस इज 4s, दिस इज 3D, राइट? अब मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम के केस में दिस इज 4s2 3d1, तो 4s2 भर जाएगा 3d1 का मतलब ये. तो स्कैंडियम में जो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हियर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आएंगे 1.
राइट। टाइटेनियम में आ जाएंगे 2, वेनेडियम में आ जाएंगे 3, क्रोमियम में आ जाएंगे 6, मैंगनीज में आ जाएंगे 4s2 3d5, तो मैंगनीज में आ जाएंगे 5। आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन में कितने आएंगे, देखिए 4s2 3d6, 3d6 का मतलब ऐसा। आपको याद है ये मैंने ऐसे क्यों भरा है, कौन सा ऐसा रूल है जो ये कहते हैं कि पेयरिंग पहले नहीं शुरू हो सकती? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बताएंगे। ऑलराइट, तो दिस इज 3d6, तो 3d6 का मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और द ट्रेंड ऑफ दिस मैग्नेटिक बिहेवियर? आई होप आपको पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सीरीज? तो आप बोलोगे कि अलोंग द सीरीज क्या है कि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 6, फिर 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन, ऐसा ही होगा ना, राइट। सो दिस मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक्सेप्शनल की वजह से 0 ही आ जाएगा बाद में, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट गेट्स मैक्सिमम एट व्हाट, इट गेट्स मैक्सिमम एट क्रोमियम एंड देन दे गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर ये केस है तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है दिस इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे वेरी करेगा? आप बोलोगे मैग्नेटिक बिहेवियर विल फर्स्ट इंक्रीज, इट विल गेट मैक्सिमम एट द क्रोमियम एंड देन दिस विल डिक्रीज। सेम गोज फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन्स, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये चीज पता है, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और यहीं से हम कलर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कलर कैसे आता है? देखिए जनरली क्या ऑब्जर्व होता है कि जिन कंपाउंड्स में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है या 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, उन केसेस में कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब दे आर कलरलेस। लेकिन बाकी सब कंपाउंड्स में दे ऑल आर कलर्ड। उसका रीजन वही है, सेम जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है। ऑलराइट, दैट इज व्हाई दे आर कलर्ड। तो इन सब चीज़ों को यूज करके इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है अब मैं वो आपको करवा रही हूँ जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मान लो आपको दिया गया है स्कैंडियम +3, राइट, कॉपर +2, Zn+2, आयरन +2। आपको ये 4 आयंस दे दिए गए हैं। आपको इन 4 आयंस के बेसिस पे जो बोला जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें से कौन कौन से ऐसे होंगे विच विल शो मैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें से कौन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, राइट। जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं उसमें से हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा। और तीसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से आयंस कलर्ड होंगे। इन तीनों में से आपसे जो मर्जी पूछ लिया जाए, आपको एक ही चीज करनी है, वो ये कि आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है, राइट। सो अगर अब मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम था जिसका एटॉमिक नंबर था 21, राइट। स्कैंडियम +3 का मतलब ये पूरा उड़ गया, राइट। तो स्कैंडियम +3 का मतलब मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, आर्गन 18 4s0 3d0। तो क्या इसमें कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अगर इसमें कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये कलर्ड होगा? नहीं होगा। क्या इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा? नहीं होगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? 0। दैट्स इट।